हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। तो इस बुक ह्यूमन ज्योग्राफी को हम आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 3 के साथ, जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पिछला चैप्टर जो था, दैट इज योर सेकंड चैप्टर, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर था, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट दी पैटर्न्स, किस तरीके के पैटर्न्स हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हमने IMR और MMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का किस तरीके से ग्रोथ में और ग्रोथ रेट में इफेक्ट होता है वो देखा। फिर हमने पढ़ा अबाउट दी डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में हमने पढ़ा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी पार्ट चैप्टर 2 में। तो अगर आपने वो चैप्टर 2 की जो वीडियो है अगर वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है वहाँ से जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों में से किसी को, आपके फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को अगर नहीं पता चला है कि क्लास 12th की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो क्लास 12th का कोर्स है, वो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज़ आप जल्दी से उनको ही बताइए, ताकि पिछली बार की तरह जो क्लास 11th में थोड़ा सा देरी हो गई थी, हमारी तरफ से भी थोड़ा सा देरी हो गई थी और लोगों को उतना पता नहीं लग पाया था, वो इस बार ऐसा ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को, दैट इज योर पॉपुलेशन कंपोजिशन। चलिए देखिए, पॉपुलेशन कंपोजिशन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमें पता है कि पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स। जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सब एक जैसे नहीं होते हैं, वो डाइवर्स होते हैं। ठीक है, ईच पर्सन इज यूनिक इन हर और हिज ओन वे। ठीक है, वो अपने अपने तरीके से यूनिक होते हैं। पर्सन को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? लोगों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बाय देयर एज, यानी कि उनकी उम्र के अनुसार। ठीक है, उनके सेक्स के अनुसार, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, और फिर उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अनुसार, यानी कि वो कहाँ पर रहते हैं, वो रूरल अर्बन एरिया में रहते हैं, वो अर्बन एरिया में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी उसको हम डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अदर डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कि वो किस तरीके का काम करते हैं। ठीक है, उनकी एजुकेशन किस तरीके की है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस तरीके की है। तो ये सारे के सारे जो है, ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट्स या कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम पीपल को, जो लोग हैं, उनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी में आगे लिखा गया है सेक्स कंपोजिशन। ये क्या होता है, देखिए, द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों के अपने अपने रोल होते हैं। अगर आप कंट्री की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो मेन है या मेल है, फीमेल है या वुमेन है, तो उनके अपने अपने रोल्स होते हैं। ठीक है, उनके अपने अपने, आप कह सकते हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, अपने अपने रोल्स होते हैं। तो दोनों का ही होना एक तरीके से जरूरी है। तो इसीलिए लिखा गया है कि इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। जो नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन है, उनका जो एक रेशियो होता है, उसको बोला जाता है सेक्स रेशियो। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूले में अलग अलग है। कुछ कंट्रीज में इसको कैलकुलेट किया जाता है एज नंबर ऑफ मेल ओवर नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, यानी कि मेल को ऊपर रखा जाता है न्यूमरेटर में और फीमेल को नीचे डिनोमिनेटर में रखा जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। ठीक, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इसको निकालने का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट है। इंडिया में हम इसको रखते हैं फीमेल अपॉन मेल इंटू 1000, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ कंट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटस इसलिए है क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि किस तरीके का हमारी सोसाइटी में, जो आप कह सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी है। ठीक है, अभी इसमें आगे देखते हैं हम क्या लिखा गया है। इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है ज्यादा है। जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है, वहां पर जो सेक्स रेशियो है इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ फीमेल्स या नंबर ऑफ वुमेन जो है वो पर 1000 मेन या पर 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग के हिसाब से कम होंगी। ठीक है, सच एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं महिला भ्रूण हत्या, वो चीजें जहां पर ज्यादा होंगी, जहां पर फीमेल इन्फेंटिसाइड होगा, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, घरेलू हिंसा वगैरह होगी अगेंस्ट द विमेन, तो वहां पर क्या होगा कि सेक्स रेशियो जनरली क्या होगा कि फीमेल की तरफ या विमेन की तरफ अनफेवरेबल होगा। ठीक है, यानी कि पर 1000 मेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल का नंबर वहां पर कम होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है? वन ऑफ द रीजंस कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन दीज एरियाज। तो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। ये इसका एक रीजन है। ठीक है, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके की जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी समाज में नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी समाज के लिए, किसी भी एक
हेल्दी समाज के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक डेवलपमेंट मतलब डेवलप्ड कंट्री के लिए के लिहाज से, यानी कि कंट्री को डेवलप होने के लिहाज से ये एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए, यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दैट दे हैव अ बेटर स्टेटस। लेकिन एक चीज और भी है, अब सेक्स रेशियो क्या बता रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन की अगर आप बात करें, किसी भी सिटी की, किसी भी एरिया की, किसी भी कंट्री के, अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितनी है, अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लेके अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कितना है। अब लेकिन देखिए, इसमें एक चीज लिखी गई है कि अगर नंबर ऑफ फीमेल ज्यादा है, यानी कि अगर सेक्स रेशियो ज्यादा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर विमेन का अच्छा स्टेटस है। उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो मेन है दे माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो लोग वहां से एम्प्लॉयमेंट की खोज में माइग्रेट कर गए हो, तो वहां पर नंबर ऑफ मेन का जो नंबर है वो कम हो गया है, इसलिए जो सेक्स रेशियो आ रहा है, जो फॉर्मूले के आधार पर आ रहा है, वो ज्यादा आ रहा है। तो यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि सेक्स रेशियो इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट विच कैन टेल यू और विच कैन डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी और इन कंट्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल एडवांटेज। यहां पर एक बॉक्स में एक चीज लिखी गई है, नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, फीमेल्स हैव बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल्स। फीमेल्स का जो है उनके पास बायोलॉजिकल एडवांटेज ज्यादा होती है, एज दे टेंड टू बी मोर रेजिलियंट, वो ज्यादा रेजिलियंट होती है देन मेल्स। Yet this advantage is cancelled out by the social disadvantages and discriminations that they face. ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उनको कुछ सोशल डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इसकी वजह से जो उनकी नेचुरल एडवांटेज है कि दे आर बीइंग मोर रेजिलियंट, वो थोड़ा सा जो फीचर है, जो करेक्टर है उनका, वो दब जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है? देखिए, यहाँ पर जो ये डेटा दिया गया है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपके लिए डेटा अलग से लेके आया हूँ, वो मैं आपको उससे समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, ऑन एन एवरेज the world population reflects a sex ratio of 102 males per 100 females। यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मेल्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स। द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज बीन रिकॉर्डेड इन लातविया। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है आई थिंक, क्योंकि जो मैंने डेटा कैप्चर करने की कोशिश की है उसमें ये कंट्री थोड़ा सा अलग है। अभी कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। वेयर देयर आर 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स, एंड इन कॉन्ट्रास्ट कतर जो है वहां पर 311 मेल्स है पर 100 फीमेल्स। तो इस डेटा को आप यहां से नोट डाउन मत कीजिए, वो मैं अभी आपको बताता हूं कहां से है। बस मैं थोड़ा सा इसकी रीडिंग ले लेता हूं एक बार जल्दी से, फिर मैं आपको ये चीजें सब समझाता हूं। ठीक है, द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल्स इन 139 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड अनफेवरेबल फॉर देम इन द रिमेनिंग 72 कंट्रीज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इन जनरल एशिया हैव लो सेक्स रेशियो। Countries like China, India, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan have lower sex ratio. ठीक है, on the other extreme is greater part of Europe, including Russia, where males are in minority। यानी कि यहाँ पर जो ये unfavorable बताया गया है या lower बताया गया है, इसका मतलब है कि फीमेल्स यहाँ पर कम है नंबर ऑफ मेल से। ठीक है, और यहाँ जो नीचे बताया गया है कि मेल्स जो है वो माइनॉरिटी में है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ मेल्स जो है वो कम है देन नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, a deficit of males in the population of many European countries is attributed to better status of women and an excessively male dominated out migration to different parts of the world in the past। यानी कि इसके दो रीजन है। पहला तो यह है कि विमेन का स्टेटस अच्छा है, बेटर स्टेटस है ऑफ विमेन, और दूसरी चीज यह है कि मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन। जैसे आपको बता रहा था कि वहां से जो मेल है, जो मेन की पॉपुलेशन है, वो माइग्रेट कर गई है दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो वहां से क्या हुआ है कि जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल्स के प्रति ज्यादा फेवरेबल हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये डेटा आप यहां से नोट डाउन मत करें, मैं डेटा आपके लिए अलग से लेके आया हूं। चलिए उस डेटा को देखते हैं एक बार, उससे थोड़ा हम सेक्स रेशियो के बारे में, कंट्रीज का जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा वहां से पता लगाते हैं। तो देखिए, ये है हाईएस्ट सेक्स रेशियो की कंट्रीज, जो 5 कंट्रीज जो है जिनमें सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। ठीक है, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा मतलब मैं अगर सेक्स रेशियो की बात कर रहा हूं तो आप ध्यान रखेंगे कि मैं इंडिया वाले फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स, इसी फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट करूंगा सेक्स रेशियो। आप इसके लिए ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेपाल जो कंट्री है वहां पर देखिए आप फीमेल्स पर 100 मेल्स सबसे ज्यादा है 119.275। तो सबसे ज्यादा जो वहां पर लातविया लिखा गया था अकॉर्डिंग टू द डेटा जो मैंने कैप्चर किया है, दैट इज योर नेपाल। दूसरे नंबर पर है लातविया, तीसरे में है लिथुआनिया, चौथे में है यूक्रेन और पांचवें में है रशियन फेडरेशन। ठीक है, तो रशियन फेडरेशन में भी है 115.2
778 है, ठीक है। इसके बाद कुछ लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली कंट्रीज की अगर हम बात कर लेते हैं, ये लोएस्ट सेक्स रेशियो मतलब जहां पर फीमेल्स कम है, तो उसमें है सबसे पहले मालदीव्स, ठीक है, ये लोएस्ट 5 है। मालदीव्स में है 57.99, बहरीन, ठीक है, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कतर में देखिए बहुत कम है 32.742, यानी कि अराउंड 1/3 फीमेल है, ठीक है, यानी कि एक मेल पे 1/3 फीमेल है यहाँ पर, ठीक है। ये बात थी कुछ ओवरऑल वर्ल्ड को लेकर। अगर हम बात करें कुछ मेजर कंट्रीज की, जैसे कि फ्रांस, तो फ्रांस में देखिए फेवरेबल है फीमेल्स के लिए, इटली में भी फेवरेबल है, जिसमें भी 100 से ऊपर ये डेटा होगा उसमें ये फीमेल्स के लिए फेवरेबल है। यहाँ पर दूसरे टेबल में ये जो चीज दी गई है ये है मेल्स पर 100 फीमेल्स, यानी कि अगर मेल्स कम है तो यानी कि ये जो डेटा है अगर ये 100 से कम है, मेल्स पर 100 फीमेल्स, तो ये वीमेन के लिए फेवरेबल है, ठीक है। और ये वाला डेटा अगर आप चेक कर रहे हैं फीमेल्स पर 100 मेल्स, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो डेटा है ये फीमेल्स के लिए ही फेवरेबल है, ठीक है। देखिए अर्जेंटीना में भी फेवरेबल है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं इनमें ऑलमोस्ट क्या है कि सब में जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल्स के लिए ही फेवरेबल है। ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 100.801 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ अपने आसपास की कंट्रीज को लेकर, एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में भी देखिए फीमेल्स के लिए फेवरेबल है, म्यांमार में भी फीमेल्स के लिए फेवरेबल है, और बाकी जो ये 4-5 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इनमें से ये फीमेल्स के लिए फेवरेबल नहीं है। और इन कंट्रीज में आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए जो है दैट इज 92.418, ये सबसे कम है, ठीक है। और नेपाल का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो भी एक एशियन कंट्री है, उसका मैं आपको पहले ही डेटा दिखा चुका हूं, सबसे ज्यादा है फीमेल्स के लिए फेवरेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप चाहें तो इस डेटा को नोट डाउन कर सकते हैं, ये डेटा ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है एंड आई थिंक ये 2019 का डेटा है, 2020 का डेटा अभी तक नहीं है, 2019 का ये डेटा है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए एज स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है, कि यानी कि किस उम्र के लोग पॉपुलेशन में कितने ज्यादा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पॉपुलेशन कंपोजिशन के लिए, क्योंकि लार्ज साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 15 से 59, अगर 15 से 59 की जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो एज ग्रुप है, अगर उसमें पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है आपके पास, जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। अगर 60 साल से ज्यादा के लोग हैं, मतलब 60 साल से ज्यादा की अगर जो एज ग्रुप है अगर उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है? एजिंग पॉपुलेशन है। और एजिंग पॉपुलेशन होगी तो उसके लिए क्या चाहिएगा? विच रिक्वायर्स मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो होगी उसके लिए ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि उस रीजन में या उस कंट्री में जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है, ठीक है। बर्थ रेट ज्यादा है और पॉपुलेशन किस तरीके का है? यूथफुल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अब हम जल्दी से इसी में आगे देख लेते हैं, ये इसी के आगे कंपोनेंट है एज स्ट्रक्चर के ही, दैट इज योर एज सेक्स पिरामिड। ये क्या होता है? देखिए द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है। अ पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक। अब देखिए जो शेप है, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। द लेफ्ट साइड यहां पर जितने भी ये फिगर्स दिए गए हैं, फिगर 3.1, 3.2 और 3.3, इसको अभी हम देखेंगे। उसमें जो लेफ्ट साइड है दैट रिप्रेजेंट्स योर नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है, और जो राइट साइड है वो आपको बता रही है नंबर ऑफ वीमेन या फीमेल्स, ठीक है। चलिए एक एक करके इन फिगर्स को देखते हैं फटाफट से क्या क्या है इनमें। तो सबसे पहला जो 3.1 है उसमें हमें समझाया गया है अबाउट द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। और ये आपको बताया गया है कि ये एक टिपिकल एज सेक्स पिरामिड है, कहाँ का? नाइजीरिया का, जो एक अफ्रीकन कंट्री है वहां का बताया गया है कि ये देखिए ट्राइंगुलर शेप्ड का है, ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड है, जहां पर जिसका जो बेस है वो वाइड है, ठीक है। इसको समझेंगे कैसे आप कि जो इसकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में आपको दिखाई गई है पॉपुलेशन, ठीक है। ये आपकी क्या है? पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब एज ग्रुप, एज ग्रुप है कि 0 से 4 साल, 5 से 9 साल, 10 से 14 साल ऐसे करके, ठीक है। और यहां पर दिखाया गया है परसेंटेज। अब देखिए जो इसका परसेंटेज दिखाया गया है कि जो नीचे का जो एरिया है, यानी कि नीचे का एरिया जो है अगर उसमें ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं, 0 से 4 साल वाले बच्चे ज्यादा हैं, 5 से 9 साल वाले बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसका वाइड बेस है एंड इज ऑफ टिपिकल लेस डेवलप्ड कंट्रीज। लेस डेवलप्ड कंट्रीज क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन देखिए बहुत ज्यादा है लोअर एज में, यानी कि इनका बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। अब जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था
कि अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं इनको ज्यादा जानकारी नहीं है अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। और ये लोग क्या है कि पॉपुलेशन मेजर्स को, जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जो मेजर्स हैं उनका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इन कंट्रीज में क्या है कि बर्थ रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप और ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए या लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो है जैसे कि बांग्लादेश है, मैक्सिको है, अगर इनका भी आप इस तरीके से अगर सेक्स पिरामिड बनाने की कोशिश करेंगे इनका जो डेमोग्राफिक डेटा है उसको देख के, तो वो भी कुछ ना कुछ लगभग ऐसा ही दिखाई देगा। ये है आपका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, चलिए अगले टाइप का देखते हैं। अगले टाइप का क्या है, दैट इज योर कांस्टेंट पॉपुलेशन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की यहां पर एग्जांपल लिया गया है कि जो इसका एज सेक्स पिरामिड है वो किस तरीके का है, बेल शेप्ड। ठीक है, और टेपर्ड है टुवर्ड्स दी टॉप। देखिए नीचे, आप नीचे से देखिए ऊपर को बढ़ेंगे तो ये बीच का जो शेप है ये बेल शेप्ड है। ठीक है, ये बेल शेप्ड है और ऊपर की तरफ को टेपर्ड है, यानी कि ऊपर की तरफ को टेपर्ड है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर जो हायर पॉपुलेशन है, जो हायर एज ग्रुप है उसकी पॉपुलेशन कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए बर्थ एंड डेथ रेट्स जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, लीडिंग टू अ नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जितना बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ भी हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इस तरीके की जो पॉपुलेशन है वो कैसी रहेगी, एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में बर्स्ट आउट यहां पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा जो है दैट इज योर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का मतलब है, अब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो डेथ रेट है वो ज्यादा होगा और जो बर्थ रेट है वो कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या है, इसमें एग्जांपल दिया गया है जापान का कि शोज अ नैरो बेस, इसका बेस देखिए कम है, यानी कि पॉपुलेशन जो है, जो बर्थ है वो कम हो रहे हैं, एंड अ टेपर्ड टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट्स, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो भी कैसे है, कम है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली जीरो और नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके में थोड़ा सा आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो डिक्लाइन करने का मतलब है कि डेथ रेट थोड़ा सा ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू योर बर्थ रेट्स। ठीक है, तभी जाके ये जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, रूरल अर्बन कंपोजिशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या है, The division of population into rural and urban is based on the place of residence। जो हम बात कर रहे थे कि place of residence के आधार पर भी हम लोगों को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है कि कौन से लोग रूरल में रह रहे हैं, कौन से लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, उसके आधार पर ये प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पर यहाँ पर डिस्टिंग्विश करा गया है। ठीक है, This division is necessary because rural and urban lifestyles differ from each other in terms of their livelihood and social conditions। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑब्वियस ही बात है, ये चीज आपको पता है कि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में जो लाइफ का स्ट्रक्चर होता है या जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, द एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ये सारी चीजें हैं जो अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में अलग अलग तरीके से होती हैं। ठीक है, द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो इसका क्राइटेरिया है वो हर कंट्री टू कंट्री चेंज करता है। इन जनरल टर्म्स रूरल एरियाज आर दोज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, जैसे कि फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, अभी इसके बारे में अबाउट दी प्राइमरी एक्टिविटीज, अबाउट सेकेंडरी एक्टिविटीज, ये सारा का सारा हम अलग से पढ़ेंगे, इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं इसी बुक में। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रख के चलिए कि प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब है एग्रीकल्चर। ठीक, एंड अर्बन एरियाज वो हैं जहां पर मेजोरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो है दैट आर एंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज। वो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी कोई भी एक्टिविटीज हो सकती हैं, पर वो प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं होंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक फिगर की बात की गई है, फिगर 3.4, यह अगले पेज में है। मैं आपको इसको इसी पेज में दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए तो ये फिगर मैं आप लोगों के लिए यहीं पे लेके आया हूं पिछले पार्ट से, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूं, कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो ताकि। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये फिगर, क्योंकि पिछले बार में जो हमने बुक कवर की थी उसमें थोड़ा सा लोगों की हमें रिक्वेस्ट आई थी कि फिगर और जो लिखा हुआ रहता है उसको अगर आप साथ साथ दिखाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैंने इस फिगर को यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसको आप यहीं पर देखने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए फिगर 3.4 शोज रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के यहाँ पर रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन दिखाई गई है।
द रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस इन सेक्स रेशियो इन कैनेडा, कैनेडा की बात यहाँ पे की गई है, देखिए ये है कैनेडा यहाँ पर, एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड, ये है फिनलैंड, ठीक है, आर जस्ट द अपोजिट ऑफ दोज इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे एंड नेपाल। ये जिम्बाब्वे है, ये अफ्रीकन कंट्री है, और नेपाल ये एशियन कंट्री है। अब देखिए इनमें अंतर क्या है, यहाँ पर अंतर देखिएगा आप कि कनाडा और फिनलैंड में ये जो आपका इस तरीके से जो चेकर्ड बॉक्स बनाया गया है, ये आपकी फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है, सॉरी ये रूरल पॉपुलेशन है, ये अर्बन पॉपुलेशन है। यहाँ पर आप देखिए कि अर्बन पॉपुलेशन जो है, और ये जो डेटा आपको बता रहे हैं वाई एक्सिस, दैट इज फीमेल्स पर 100 मेल्स। तो अगर आप रूरल एरिया में देखें इन एरियाज में तो फीमेल्स कम है, ठीक है, चाहे आप कनाडा की बात करें चाहे आप फिनलैंड की बात करें, और जो अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन है वहां पर मेल्स ज्यादा है, सॉरी फीमेल्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन कंट्रीज में क्या है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर विमेन के लिए क्या है कि फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी हैं, तो वो लोग वहां पर माइग्रेट कर जाते हैं। अगर उसी के जस्ट कंपैरिजन में आप देखें इन द एशियन कंट्रीज ऑफ नेपाल एंड जिम्बाब्वे, तो यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन में जो है वो विमेन ज्यादा है, ठीक है, यानी कि यहाँ की जो विमेन है, यहाँ की जो कंडीशन है सोसाइटी की, आप कह सकते हैं कि अभी भी इस प्रकार की अर्बन एरियाज में उतनी कंड्यूसिव नहीं है कि विमेन मूव कर सकें, ठीक है। ये यहाँ पर साफ साफ इस डेमोग्राफिक एयर बुक का जो डेटा है हमारे पास 2015 का जो आपके एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है, उससे हम ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर यही चीज लिखी गई है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल आउट नंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज, ठीक है, कि वहां पर रूरल एरियाज में बात करें तो विमेन जो मेल है वो ज्यादा है, और फीमेल आउट नंबर द मेल्स इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में फीमेल ज्यादा है और रूरल एरियाज में मेन ज्यादा है। लेकिन इन कंट्रीज लाइक नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया द केस इज रिवर्स, ठीक है, वहां पर रूरल एरियाज में विमेन ज्यादा है और अर्बन एरियाज में मेन ज्यादा है, ठीक है। In the excess of females in urban areas of USA, Canada and Europe is the result of influx of females from rural areas to avail the vast job opportunities. जो मैं आपको बता रहा था, फार्मिंग इन these developed countries is also highly mechanized. वहां पर जो फार्मिंग है वो भी बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको मेल्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसलिए रिमेन्स लार्जली अ मेल ऑक्यूपेशन, ठीक है। और अगर हम कॉन्ट्रास्ट सेक्स रेशियो की बात करें इन द एशियन अर्बन एरियाज, तो वहां पर मेल डोमिनेटेड है, क्यों? क्योंकि वहां पर मेल का माइग्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट इन कंट्रीज लाइक इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरियाज इज फेयरली हाई। इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम बात करें तो वहां पर जो विमेन का रोल है या जो विमेन का पार्टिसिपेशन है इन द रूरल एरियाज इन द एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, वो काफी ज्यादा है, ठीक है। और अगली चीज जो यहाँ पे लिखी गई है, दैट इज योर शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, paucity of job opportunities and lack of security in cities discourage women to migrate from rural to urban areas. ये बात की जा रही है in the developing countries like India, नेपाल, जिम्बाब्वे, इस तरह की कंट्रीज की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अबाउट द लिटरेसी, साक्षरता के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा गया है लिटरेसी के बारे में कि proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development, ठीक है, as it reveals the standard of living, social status of females, availability of educational facilities and policies of the government, ठीक है, क्योंकि लिटरेसी अगर है तो ये सारी चीजों को वो इंडिकेट करेगी। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ कॉज एंड कंसिक्वेंस ऑफ लिटरेसी, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना ज्यादा है उसका कॉज भी है लिटरेसी, और अगर क्योंकि मतलब अगर लिटरेसी ज्यादा होगी, लिटरेसी अगर ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, और अगर आप इसको वाइस वर्सा बात करें कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है तो आप कह सकते हैं कि लिटरेसी भी वहां पे अच्छी होगी, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें, इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 years of age who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculation with understanding, ठीक है। यहां पर मैंने वो डेटा नोट मतलब आप लोगों के लिए नहीं लिखा है कि इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, सबसे ज्यादा कहाँ का है और सबसे कम का कहाँ का है, तो वो लोग वो डेटा जो है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 चीज आप मुझे बताइएगा वहां पर, 4 चीज, ज्यादा मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है,
ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट किस स्टेट का सबसे ज्यादा है, किस स्टेट का सबसे कम है, ठीक है। और आप जिस भी स्टेट के हैं अपनी स्टेट का डेटा भी जरूर याद रखिएगा कि आपकी स्टेट का जो डेटा है वो कितना है, कितना % वहां पर लिटरेसी रेट है। ये चारों चीजें आप मुझे अपने स्टेट का भी पता करेंगे, योर ओन स्टेट, और ये चारों जो डेटा है ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। द वर्किंग पॉपुलेशन, जो हम बात कर रहे थे, विमेन एंड मेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 take part in various occupations ranging from agriculture, forestry, fishing, manufacturing, construction, commercial transport, services, communication and other unclassified services। तो इन सारे के सारों में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो अपना योगदान देती है, वो ये सारे के सारे काम कर सकती है। इसमें से क्या है कि एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एज सेकेंडरी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज एज टर्शरी, और बाकी जो है जॉब्स रिलेटेड टू रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग आइडियाज एज क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ठीक है। ये यहाँ पर एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया गया है। बाकी इसके बारे में कि पूरा इनमें डिटेल्स में कि अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये सब चीजें क्या है, तो ये हम बाद में जो अलग अलग चैप्टर इस बुक में दिए गए हैं वहां से जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। The proportion of working population engaged in these 4 sectors is a good indicator of the levels of economic development of a nation. This is because only a developed economy with industries and infrastructure can accommodate more workers in the secondary, tertiary and quaternary sector. जैसे कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, इंडिया इज अ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री। तो उसकी वजह से आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ की मेजर पॉपुलेशन है, जो मेजर वर्किंग पॉपुलेशन है, वो फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में ही अपना रोल निभा रही है या वो वही काम कर रही है, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें जो यहाँ पर हैं कि अगर आपकी देश में, आपके रीजन में, आपके कंट्री में अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा कि ज्यादा जो लोग हैं, जो ज्यादा आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, वो सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड होगी, ठीक है। If the economy is still in primitive stages, then the proportion of the people engaged in primary activities would be high as it involves extraction of natural resources. ठीक है, तो ये मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल बताया कि इंडिया इज एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री। तो यहां पर अभी भी आप कह सकते हैं कि जो मेजर पॉपुलेशन है, वो जो वर्किंग पॉपुलेशन का जो मेजर पार्ट है, वो अभी भी फार्मिंग और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसमें जो कंसेप्ट्स वगैरह हमने डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा कठिन ये बुक नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की जो हमने बात कर रहे थे, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी सबसे ज्यादा टफ मानी जाती है समझने के लिए, क्योंकि उसमें कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर वो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ चुकी है तो आई होप कि आपको ये बुक समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पहले के 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर था आज, और जल्दी से इसके जो बाकी बचे हुए 7 चैप्टर हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी कमेंट अगर आप हमें बताना चाहते हैं, कोई भी आपका सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ जरूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी से आप लोगों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो आप जल्दी से इस बुक को, इस सब्जेक्ट को एटलीस्ट कवर करके रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 4। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।